सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए हैं। अपने दौरे में वो 65 घंटे अमेरिका में रहे और इन 65 घंटों में 20 घंटे उन्होंने सिर्फ मीटिंग में गुजार दिए, जबकि अपनी यात्रा के दौरान 4 लंबी बैठकें उन्होंने प्लेन में भी की। बावजूद इसके जब भारत पहुंचे तो ना उनके चेहरे पर थकान थी, ना ही उन्होंने कोई काम टाला। ठीक अमेरिका में जिस तरह से वो ऊर्जावान दिखे, वैसे ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में भी नजर आए। आखिर उनकी एनर्जी का राज क्या है और इस एनर्जी से उनका दौरा अब तक का सबसे सफल दौरा कैसे बना, और प्रधानमंत्री अमेरिका से क्या लेकर आए, देखें इस रिपोर्ट में। ये स्वागत, ये सत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सफल दौरे का प्रमाण है जिसमें दुनिया ने फिर एहसास किया कि भारत ही वो देश है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो ग्लोबल लीडर हैं जिनकी अगुवाई में विश्व स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि भारत का है, क्योंकि मोदी नीति की मुरीद दुनिया एक बार फिर भारत की वैभवशाली विरासत को समझने में कामयाब हुई है, और ये कोशिश महज कुछ घंटे पहले की है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तेईस सितंबर 2021 अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल दौरे की शुरुआत के इस उत्साह को देखिए। वॉशिंगटन डीसी में आगमन के बाद अगले 65 घंटे कितने अहम थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कितनी व्यस्तता थी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए, नई दिल्ली से वॉशिंगटन की 12,000 किलोमीटर की थकाने वाली हवाई यात्रा के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड और मार्केट लीडर से मिलने के लिए हमेशा तरोताजा कैसे रहते हैं। आखिर पीएम कैसे न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंचते हैं और शाम को 2 रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ अहम बैठकें करते हैं। अपने 65 घंटे की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान पीएम मोदी ने 20 घंटे सिर्फ 24 बैठकों में गुजारे हैं। कई कंपनियों के सीईओ से मिले, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिले, बाइडेन से मुलाकात की, क्वाड की बैठक में शामिल हुए, यूएन में भाषण दिया और यात्रा के दौरान अपने प्लेन में भी 4 लंबी बैठकें की। आखिर इस एनर्जी का राज क्या है? पीएम की यात्रा से लौटे अधिकारियों के मुताबिक व्यस्त कार्यक्रम में पीएम मोदी ऊर्जा बनाए रखने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। थकान हावी ना हो इसलिए ज्यादा घंटों तक काम करते हैं। यात्रा में शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए पीएम पानी ज्यादा पीते हैं। और ये प्रधानमंत्री आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से अपनी विदेश यात्रा में करते रहे हैं। दौरे में पीएम के ऊर्जावान रहने का राज यही है और वो हर दौरे में अपनी छाप छोड़ते हैं। इस बार भी यही हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में आगमन के बाद अगले 65 घंटे विश्व की व्यवस्था और अमेरिका के लिए कितने अहम होंगे ये पूरी दुनिया जान चुकी थी। कोरोना महामारी से कराहने वाले अमेरिका में
राष्ट्रपति चुनाव के बाद विश्व नीति के मोर्चे पर इस तरह की हलचल 2019 के बाद देखी गई थी। लेकिन इसी हलचल ने पिछले 2 साल में तेजी से बदल रहे राजनीतिक और वैश्विक संबंधों के समीकरणों को स्थायित्व दे दिया। अब पूरी दुनिया में एक तरफ शांति छाई है, दुनिया की दिशा और जरूरत तय हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शांति और मानवता के सिद्धांत से बने वैश्विक संतुलन को बिगाड़ने वालों पर विश्व की नजर भी टेढ़ी हो चुकी है। बाईस सितंबर को दिल्ली से रवानगी के बाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा महासफल दौरों में शुमार हो गया। विश्व गुरु के रूप में भारत से दुनिया ने एक दिशा हासिल की और भारत ने उज्जवल भविष्य की संभावना के द्वार पर दस्तक दे दी। भारत ने भरोसा हासिल किया, मोदी नीति मुरीद हुई दुनिया। दिल जीतने में मिली महारत, विकास पथ पर चलेगा भारत। मोदी नेतृत्व की नीति साफ, विश्व आतंकवाद के खिलाफ। दुनिया को मिली नई दिशा, विस्तारवाद पर फंदा कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे, उसी दिन अमेरिका दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका था। सिर्फ वैश्विक राजनीति या कूटनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि कोरोना काल में चोट खाई बाजारवादी व्यवस्था पटरी पर लौटने के लिए भी बेताब थी। इसलिए उस वक्त मोदी वॉशिंगटन में आकर्षण का केंद्र बन गए और इस दौरे को महासफल बनाने की शुरुआत इसी आकर्षण की धुरी के इर्द गिर्द घूमते निवेशकों से हुई। इस सफर के पड़ाव में पहला पायदान भारत में निवेश का था, लेकिन यहां से सीधे भारत शीर्ष पर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कामयाबी की बुनियाद मजबूत करके। पीएम मोदी ने अमेरिका में निवेशकों के साथ बैठक की। कॉरपोरेट दिग्गजों को उन्होंने निवेश के लिए न्योता दिया। भारत में कारोबारी सहूलियत और बाजार की व्याख्या की और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की प्रगति दिखाई। और दावा किया जा रहा है कि भारत पर कॉरपोरेट जगत ने जिस तरह भरोसा दिखाया, उसके निवेश के सहारे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रधानमंत्री ने देश को पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद अमेरिका से मजबूत हुए संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आगाह करते हुए नई दिशा की तरफ अपने नेतृत्व में आगे ले जाने का सफर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रेसिडेंट बाइडेन की मेजबानी में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात का दौर ठीक उसी गर्मजोशी और स्वागत से हुआ जैसा ओबामा और ट्रंप के दौर में हुआ था। भारत से अदावत की बुनियाद पर जिन दुश्मनों ने कल्पना के घोड़े अपने पक्ष में दौड़ाए थे, उन्हें भारत अमेरिका की दोस्ती की मजबूती देखने को मिली। अब 2014 मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला। अमेरिका का भारत पर भरोसा कायम है। भारत की जरूरत को भी अमेरिका महसूस कर रहा है और विश्व के 4 बिंदुओं को मिलाने वाले क्वाड ने इस जरूरत को सार्वजनिक कर दिया। ये पहला मौका था जब प्रेसिडेंट बाइडेन, पीएम मोदी, योशिहिदे सुगा और स्कॉट मॉरिसन एक मंच पर आमने सामने थे। इसलिए बेहद सीक्रेट तरीके से नीतिगत फैसला हो गया। क्वाड देशों में सुरक्षा के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। चीन का नाम लिए बिना सुरक्षा में भारत की भूमिका तय हुई। पश्चिमी देशों से भारत के रिश्ते मजबूत करने की भूमिका बनी। यानी भारत ने क्वाड की बैठक में वो भरोसा हासिल किया जिसकी कल्पना भारत के पड़ोसियों ने कभी नहीं की होगी, वो भी तब जबकि चीन और पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। और मुमकिन है कि क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं के साथ अलग अलग बैठक में इस भरोसे को और ज्यादा मजबूती ही मिली होगी। उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन से हुई बैठक में संबंधों में महसूस की गई गर्माहट,
इन तमाम मुलाकातों से भारत को क्या हासिल हुआ, एक नजर में समझिए। क्वाड नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर भरोसा दिया। चीन के विस्तारवाद को रोकने का फॉर्मूला हासिल हुआ। बाइडेन मोदी की मुलाकात से एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा। यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट दिलाने पर भरोसा मिला। उद्योगपतियों से मुलाकात में निवेश की संभावना बढ़ गई। यूएस उद्योग जगत ने भारत में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी को उन बेशकीमती मूर्तियों की भी सौगात दी जो भारत से तस्करों के जरिए अमेरिका तक पहुंची थी। ये मूर्तियां भारत की धरोहर हैं, जिसे भरोसा बढ़ाने के लिए सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपुर्द किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय भरोसेमंद साथी के रूप में भारत जो दे सकता था, वो वॉशिंगटन डीसी में क्वाड और अमेरिका को दिया। और विश्व बिरादरी के लिए बतौर ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी जो देना चाहते थे, वो न्यूयॉर्क में मौजूद विश्व पंचायत यूएनजीए के मंच से उन्होंने दुनिया को दिया। जिस मोदी नीति की दुनिया मुरीद है, उसका हर अंश भविष्य में शांति के स्थायित्व को कायम करेगा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद से बिगड़ रहे विश्व शांति के संतुलन को लेकर दुनिया को आगाह कर दिया। और एक सजग ग्लोबल लीडर होने के नाते इसकी जरूरत भी थी। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इसका जिक्र भी उन्होंने चंद शब्दों में किया। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा यूएनजीए के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का भी मान बढ़ाया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। और भारत को दुनिया की अगुवाई की परंपरा विरासत में कब मिली, इसका भी एहसास करवा दिया। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबती। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। दिल्ली से वॉशिंगटन का सफर हो, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क की यात्रा हो या न्यूयॉर्क से दिल्ली वापसी, 65 घंटे के इस अमेरिकी दौरे की हर तस्वीर बता रही है कि दुनिया एक बार फिर मोदी नीति की मुरीद हो चुकी है और भारत ही वो देश है जो इस वक्त दुनिया की अगुवाई कर रहा है।
यानी इस यात्रा में दुनिया ने जितना मोदी से हासिल किया, भारत ने भी मोदी के सहारे उतना ही दुनिया से हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 20 साल का वक्त और 40 देशों से भीषण जंग लड़ने के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। काबुल फतेह के साथ ही तालिबान ने ऐलान किया कि अब वो बदल चुका है, उसकी सोच बदल चुकी है। लेकिन जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो रहा है। दुनिया के सामने अफगानिस्तान से ऐसी विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। सबसे ताज़ा मामला है अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से आया, जहां तालिबान की जल्लाद ब्रिगेड ने 4 लोगों को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर अटकाया। क्रेन के जरिए कैसा है तालिबान 2.0 का खूनी ट्रेलर, देखें इस रिपोर्ट में। पठान लैंड पर तालिबानी हुकूमत के साथ ये साफ हो गया था कि 2 दशक बाद फिर दुनिया के सामने तालिबानी क्रूरता की तस्वीरें आएंगी। कट्टर सोच वाले इस आतंकी संगठन के खौफनाक चेहरे से इंसानियत सिहर जाएगी। मगर किसे पता था कि ये सब इतनी जल्दी होगा? किसे पता था कि तालिबान इतना खूंखार हो जाएगा कि उससे खौफ भी पनाह मांगेगा? यकीन न हो तो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से सामने इन तस्वीरों को देखिए। बेशक ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, आपका कलेजा कांप सकता है। इन तस्वीरों को देख आपके जहन में तमाम तरह के बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर जिस तालिबान की तरफदारी पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसके काम करने का तरीका कैसा है। शायद अब यह साबित करने की जरूरत है कि 2 दशक बाद भी तालिबान वही है, उसकी सोच वही है। क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान ने 4 लोगों के साथ बर्बरता की, वाकई वो सन्न कर देने वाला है। हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर एक शख्स के शव को क्रेन के जरिए फांसी पर लटकाया गया। इस तस्वीर को धुंधला इसलिए किया गया है क्योंकि तालिबान के खुखार आतंकियों ने इस शख्स को पहले गोलियों से लहूलुहान किया और इसके बाद क्रेन पर रस्सी के सहारे उसके शव को टांग कर बीच चौराहे पर लटका दिया। दर्जनों लोग उस दौरान वहां मौजूद थे। कुछ लोग तो मोबाइल से वीडियो तक बना रहे थे, मगर किसी भी शख्स की इतनी हिमाकत नहीं कि इस तालिबान को ऐसा करने से रोक सके। हर कोई मूक दर्शक बना रहा और तालिबान की कथित पुलिस की बर्बरता जारी रही। आप देख सकते हैं शव के गले में तख्ती भी चस्पकी गई जिस पर पश्तू में कुछ लिखा गया था। लेकिन तालिबान ने सिर्फ इस शख्स के साथ ही ऐसी क्रूरता नहीं की, बल्कि 3 और लोग भी थे जिन्हें पहले गोलियों से भूना गया और इसके बाद उनकी लाशों को क्रेन पर लटकाकर पूरे हेरात शहर में घुमाया गया। आप खुद देखिए इस वीडियो को। सड़क पर तालिबानी लड़ाके ओपन एसयूवी में हथियारों के साथ सवार हैं और उनके पीछे एक एक करके क्रेन घूम रही जिन पर लोगों के शव लटके। यकीन मानिए, ऐसा विभत्स दृश्य आज से 20 साल पहले ही अफगानिस्तान में देखने को मिलता था, जब सार्वजनिक तौर पर तालिबान अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देता था। अब आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या था, क्यों इनके साथ ऐसी बर्बरता की गई, क्यों इन लोगों को कथित तालिबानी पुलिस ने पहले शूट आउट किया, फिर सरेआम चौराहे पर शव को लटका दिया। तो आपको बता दें, इन लोगों पर किडनैपिंग का आरोप था। इसी गुनाह के चलते तालिबानी पुलिस ने इनके साथ ऐसा सलूक किया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बड़ी हैरानी होती है कि 20 साल का वक्त और 40 देशों से भीषण जंग लड़ने के बाद 15 अगस्त 2001 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। काबुल फतेह के साथ ही तालिबान ने ऐलान किया
कि वो अब बदल चुका है। अब वो खून खराबा नहीं करेगा, न ही हिंसा को बढ़ावा देगा। मगर सच तो ये है कि तालिबान ने जितने भी दावे किए, जिस उदारवादी चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया, असल में वो सब एक छलावा था। मकसद था तालिबान की सत्ता को हासिल कर। जैसे ही सत्ता मिली, तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया। हालांकि तालिबान का कहना है कि लोगों के जहन में गलत काम के लिए डर और खौफ पैदा करने के लिए ऐसी सजा जरूरी है। तालिबान ऐसा आगे भी जारी रखेगा ताकि गलत काम करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। लेकिन क्या ये अमानवीय तरीका जायज है? यकीन मानिए, अगर वक्त रहते तालिबान का इलाज नहीं हो तो यह आतंकी संगठन सिर्फ अफगानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान ये शायद भूल गया है। पाकिस्तान ने अपनी सेना और ताकत का इस्तेमाल करके तालिबान को सत्ता तक पहुंचाया और अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को बदतर बना दिया। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि आतंक और कट्टर सोच की सीमा नहीं होती। पाकिस्तान ने तालिबान से दोस्ती तो गांठ ली, लेकिन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान उसके काबू से बाहर है। पाकिस्तान में हमले बढ़ गए। बलूचिस्तान में जोर जबरदस्ती और अत्याचार करने वाले पाकिस्तान को बलोच लिबरेशन आर्मी करारा जवाब दे रही है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान को जो संदेश दिया, उसका सार यही है। लेकिन पाकिस्तान को यह सत्य कभी समझ नहीं आया। पाकिस्तान ने आतंक की जिस फसल को बरसों तक तैयार किया, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब हक्कानी नेटवर्क के जरिए ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर दाखिल हो चुका है। इमरान खान, बाजवा और ISI चीफ फैज हमीद सभी इस मुगालते में कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन आतंक की आग से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। कुछ ऐसा ही भयंकर धमाका हुआ। बारूदी ब्लास्ट से आग का गोला निकला और पाकिस्तान की फौज के बीच भगदड़ मच गई। धुआं छटा तो सामने भारी भरकम आर्मी की गाड़ी कबाड़ में बदल चुकी थी। बलूचिस्तान में सेना पर हमला, बोलन इलाका धमाके से तहला। आतंकियों को बारूद और हथियार देने वाली पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर अपने ही देश में फिर अटैक हुआ। आईडी ब्लास्ट में आर्मी की गाड़ी की हालत कैसी हो गई, आप देख सकते हैं। भाजपा के अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन PLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ब्लास्ट में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी। हमला बलूचिस्तान के बोलन इलाके में हुआ। पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। शहरा के इलाके में आर्मी के जवानों पर अटैक हुआ। आईडी से काफिले की गाड़ी को धमाके में उड़ाया गया। इन जवानों के अलावा पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन और लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी कि भविष्य में इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा।
ग्वादर में ग्रेनेड अटैक, जिन्ना की मूर्ति टारगेट। 2 दिनों में दूसरा बड़ा अटैक है। ग्वादर के मरीन ड्राइव में कायदे आजम की मूर्ति पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति टुकड़ों में बट गई। ये इलाका भी बलूचिस्तान में आता है। तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा चाहता था। ठीक उसी तरह से ये दोनों हमले करने वाला बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट अपनी आजादी चाहता है। पीएलए पाकिस्तान का एक विद्रोही संगठन है। मकसद बलूचिस्तान को आजाद कराना है। पाकिस्तान सहित कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं। 1970 के बाद से पीएलए कई बार हमले कर चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और चीन के नागरिक इस संगठन के निशाने पर है और ये पाकिस्तान की सत्ता को बलूचिस्तान से हटाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान अफगानिस्तान में चाहता था, जिसके नाम से कांपते हैं इमरान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान का मददगार है, लेकिन तालिबान नाम से एक और गुट है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहता है। नाम है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान में आतंक की आग सेकने वाले पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ी मुसीबत है। यह संगठन पाकिस्तान का झंडा उतारकर टीटीपी का झंडा लहराना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने इस संगठन में नया हौसला भर दिया है। पाकिस्तान अब तालिबान को मान्यता देने के लिए एक्शन में है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। आतंकियों के इस संगठन ने इसी महीने क्वेटा और वजीरिस्तान में 2 बड़े हमले किए। टीटीपी सितंबर के 15 दिनों में सुरक्षा बलों पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। टीटीपी का अटैक स्टाइल बदला, अब हर दिन एक नया हमला। पाकिस्तान के बाहरी इलाकों में लगातार हमले जारी। टीटीपी के आतंकी हर दिन कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते से टीटीपी काबू में आएगा, लेकिन टीटीपी और तालिबान के बीच गहरे रिश्ते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत किया और तालिबान ने सत्ता में आते ही टीटीपी को नई ताकत दे दी। टीटीपी के 2300 आतंकियों को रिहा किया गया। टीटीपी का पूर्व उप प्रमुख मौलाना फकीर भी जेल से निकला। सभी काबुल, कंधार और बगराम की जेलों में बंद थे। मौलवी फकीर की आजादी के साथ ही टीटीपी को नई ताकत मिली और पाकिस्तान की सेना और सरकार दहशत में है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मिलिशिया संगठनों से संपर्क किया है। ताजा हमले उसी का असर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने बलूचिस्तान को आजादी की लड़ाई में मदद का भरोसा दिया है और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कई सहयोगी बना लिए। इनमें बलूच राजी अलोई संघर्ष संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर-ए-बलूचिस्तान और बलोच रिपब्लिक आर्मी शामिल है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का मकसद भी एक ही है। टीटीपी भी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के नेताओं और फौज को काफिर कहते हैं। पाकिस्तान में टीटीपी ने तमाम विद्रोही और आतंकी संगठनों को अब एक करने का प्लान तैयार किया और फिलहाल अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो नसीहत दी उसे वक्त रहते समझ लिया जाए, तभी पाकिस्तान को बर्बादी से बचाया जा सकता है। नहीं तो आतंकियों को बारूद का सप्लायर मुल्क खुद कैसे धमाकों को झेल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। क्या अमेरिका और चीन के बीच का शीत युद्ध महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या चीन का सुपर पावर बनने का सपना चूर चूर होने वाला है? विश्व बिरादरी में ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि ऑकस की लॉन्चिंग के बाद चीन तिलमिला उठा है, अमेरिका को खुली धमकी देने लगा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने जल्द से जमीन तक चीन को घेरने के लिए भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है। माना जा रहा है कि इस मेगा प्लानिंग से चीन की आक्रामकता पर विराम लग जाएगा। बीजिंग के विस्तारवाद का फ्यूचर प्लान फुस हो जाएगा।
गरजते लड़ाकू विमान, आग उगलते युद्धपोत, और ब्लू बैटल ग्राउंड में नॉन स्टॉप वॉर एक्सरसाइज। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ ये ड्रैगन का नया उन्माद है। ब्लू बैटल ग्राउंड में लाल सैनिकों की ललकार है। चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने ताइवान के पास महायुद्ध अभ्यास शुरू किया। शक्ति प्रदर्शन करते चीन के 19 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए। इसमें 12 J-16 और 2 J-11 बमवर्षक और एक पनडुब्बी रोधी विमान था। दावा किया जाता है कि इस साल चीन करीब करीब हर रोज अपने लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेज रहा है। ताइवान के पास इतनी बड़ी संख्या में चीन के युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के जमावड़े से टेंशन हाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका को बीजिंग की सीधी चुनौती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौते के बाद अमेरिका ने 17 सितंबर को अपना एक युद्धपोत USS बेरी चीन के नजदीक ताइवान की खाड़ी में भेजा, जिससे बौखलाए चीन ने समंदर में हथियारों की होड़ लगा दी, अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान भेजकर सुपर पावर को चेतावनी दे डाली। इसके बाद अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने का सुपर प्लान बनाया। अमेरिका का सुपर प्लान, अब ड्रैगन की निकलेगी जान। ऑकस और क्वाड बड़ा हथियार, बीजिंग में हाहाकार। जल से लेकर जमीन तक विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए महा प्लान बनाया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इसकी नई रणनीति तैयार की जा चुकी है। क्वाड की मंशा चीन की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना वन बेल्ट वन रोड पर चोट करने की। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में सड़क, रेलवे और समुद्री रास्तों का जाल बुनना चाहता है। इस परियोजना के जरिए सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है। लेकिन क्वाड के देशों ने इसके मुकाबले B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट को समर्थन दिया है। बिग बैक बेटर वर्ल्ड G7 की और ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका की क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास और संपर्क से जुड़ी परियोजना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इस प्रोजेक्ट का खास नीतिगत सामरिक महत्व है। दरअसल B3W परियोजना को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा अभी तक 150 से भी ज्यादा देश बन चुके हैं। अमेरिका B3W परियोजना के तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है, जिस पर करीब $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 15 सितंबर को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच त्रिकोणीय सामरिक और सैन्य सहयोग का मोर्चा ऑकस की लॉन्चिंग हुई, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हलचल मच गई। बताया यह जा रहा है कि चीन को घेरने के लिए क्वाड और ऑकस दोनों ही संगठनों की रणनीति और काम का निर्धारण हो गया है। क्वाड का काम होगा एक नई व्यवस्था को बनाना और ऑकस का काम होगा सामरिक और सैन्य मोर्चे पर चीन को सीधी चुनौती देना। यानी ऑकस के लॉन्च होने के बाद अब अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति ये है कि ऑकस सैन्य और सामरिक मसलों को देखे और क्वाड इंडो पैसिफिक में नियमबद्ध व्यवस्था और उसके मुक्त और स्वतंत्र होने को सुनिश्चित करे। और इसी सहयोग वाली रणनीति के जरिए जल्द से लेकर चीन के सुपर पावर बनने का सपना चूर चूर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। इस वक्त मिडिल ईस्ट के दो देशों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ये देश हैं टर्की और इजराइल। सवाल तो यहां तक उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर इजराइल के खिलाफ टर्की तलवार खींचने वाला है, क्योंकि टर्की ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है।
टर्की की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने टर्की के डिफेंस सीक्रेट की जासूसी करवाई। टर्की के डिफेंस डेटा लीक कर इजराइल पहुंचाए गए हैं। इस सनसनीखेज खबर के सामने आने के बाद टर्की में तहलका मचा हुआ है। मोसाद मतलब साक्षात मौत। मोसाद मतलब किलिंग मशीन। ऐसी किलिंग मशीन जो दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारती है। एक मौत का बदला 100 मौत से लेती है। मिडिल ईस्ट का देश इजराइल और इसी छोटे से मुल्क की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसकी गिनती दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसीज में होती है और जिसके नाम से बड़े बड़े आतंकी सूरमा भी खौफ खाते हैं। यहां तक कि सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईसिस भी मोसाद के नाम से थर-थर कांपता है। लेकिन अब इसी मोसाद पर एक बड़े कारनामे का आरोप लगा है, जिससे तुर्की में तहलका मचा है। राष्ट्रपति एर्दोगन की नींद उड़ी। इस्तांबुल से अंकारा तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल तुर्की में एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस जासूसी गिरोह ने देश के कई डिफेंस सीक्रेट्स की चोरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जासूसी गिरोह का संचालन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद करती थी। सबसे पहले जानिए कि तुर्की में मोसाद पर किस किस तरह की जासूसी के आरोप लगे हैं। तुर्की के अखबार येनी सफाक के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर रिश्वतखोरी, निविदाओं के बारे में संवेदनशील डेटा की चोरी और मेड इन टर्की ड्रोन के बारे में जानकारी साझा करने के आरोप है। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक का नाम एरमे एल्प दुर्मास है। बताया जाता है कि दुर्मास के संबंध इजरायली रक्षा कंपनियों से थे। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में जासूसी गिरोह ने जो खुलासा किया है, मोसाद का जो लिंक सामने आया है, उससे तुर्की में तहलका मचा है, क्योंकि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एरमे एल्प दुर्मास इजरायली डिफेंस कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ भी जासूसी कर रहा था। इजराइल की इसी कंपनी ने तुर्की के साथ हेरोन ड्रोन बेचने का काम किया। इसके अलावा दुर्मास के पिता तुर्की में M60 टैंक के आधुनिकीकरण में भी शामिल रहे। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही कि मोसाद की अगुवाई में इस जासूसी के जरिए तुर्की के डिफेंस सीक्रेट इजराइल पहुंच गए हैं। हालांकि तुर्की की मीडिया रिपोर्ट में दावा नहीं किया गया है कि जासूसी के जरिए तुर्की का डेटा इजराइल को बेचा गया और न इसके कोई ठोस सबूत मिले। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि चिंता स्वाभाविक है और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। दूसरी ओर इजराइल ने इन आरोपों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर ये आरोप गलत निकले तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तुर्की को बड़ा सबक सिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। जर्मनी में आम चुनावों के लिए रविवार को वोटिंग हुई। इस बार का चुनाव बेहद खास है क्योंकि 16 साल बाद जर्मनी को अपना नया चांसलर चुनना है। एंजेला मर्केल चांसलर के पद से रिटायर हो रही हैं। चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के बीच कांटे की टक्कर है। जर्मनी में गठबंधन सरकार बनाने की भी अटकलें हैं। 16 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंजेला मर्केल रिटायर हो रही हैं। अपने शासन के आखिरी दौर में एंजेला मर्केल का सामना कोरोना महामारी से हुआ और ये 2 साल सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहे। लेकिन कानून के हिसाब से अब एंजेला मर्केल का कार्यकाल खत्म हो गया है और जर्मनी में नया चांसलर चुनने के लिए वोट डाले गए हैं। रविवार को होने वाले मतदान में आम जनता सीधे तौर पर जर्मनी में चांसलर का चुनाव नहीं करेगी। वोटिंग से जर्मनी की संसद के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर प्रतिनिधि बाद में एक नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चांसलर का चुनाव करेंगे। इस साल कुल 47 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इस साल करीब 60.4 करोड़ लोग मतदान कर सकते हैं। रविवार शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती सोमवार तक चल सकती है। चुनाव के नतीजे आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। जब तक नए चांसलर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक चांसलर एंजेला मर्केल कार्यवाहक भूमिका में पद पर बनी रहेगी। जर्मनी की चुनाव प्रक्रिया थोड़ी अलग है। यहाँ हर वोटर, प्रतिनिधि और पार्टी के लिए अलग अलग वोट डालते हैं। ऐसे में सरकार बनने में काफी वक्त लग सकता है। भारत के लिए भी ये चुनाव अहम है, क्योंकि जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
1700 से अधिक जर्मन कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। जर्मन कंपनियों में करीब 4 लाख भारतीय काम करते हैं। जर्मनी में भी भारत की कई कंपनियां व्यवसाय कर रही हैं। चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में भी जर्मनी ने भारत को भागीदार माना है। जर्मनी ने पिछले साल एक नई इंडो पैसिफिक रणनीति को पेश किया था। अब नई सरकार पर उस नीति को लागू करवाने की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीजेपी ने मिशन यूपी के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हो या विरोधी एसपी और बीएसपी के विसात, 2017 की कामयाबी दोहराने के स्तर पर बीजेपी ने अपने पांव जमा दिए हैं। टीम योगी का विस्तार भी इसका एक पड़ाव है और यही पड़ाव 2022 की रेस की स्टार्ट लाइन है। देखिए टीम योगी के स्पेशल 7 और वो समीकरण जिसके बल पर बीजेपी और योगी सरकार यूपी को सुरक्षित गढ़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उनके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के 2022 में कामयाबी की कहानी दोहराने का समीकरण इन्हीं चेहरों में छिपा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए बनने वाली सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्मूले के काट योगी सरकार को इन्हीं 7 चेहरों में नजर आ रही है। यही है टीम योगी के मिशन 2022 में स्पेशल 7। इन चेहरों में जीतन प्रसाद ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली, जबकि 6 चेहरे बतौर राज्य मंत्री टीम योगी का हिस्सा बने। लेकिन इन सभी चेहरों की अहमियत अगले साल चुनावी पृष्ठभूमि पर तकरीबन एक जैसी ही होगी, क्योंकि बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक यूपी में जातिगत समीकरण के आधार पर वोटर्स को अपने पाले में लाने का फॉर्मूला अब बिल्कुल सटीक बैठेगा। पहले सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले में शामिल नामों को जान लीजिए, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि टीम योगी में चेहरे स्पेशल 7 क्यों हैं। टीम योगी में शामिल पहला नया चेहरा है जितिन प्रसाद। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो शाहजहांपुर की धौरहरा विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। टीम योगी के स्पेशल 7 में दूसरा बड़ा चेहरा है छत्रपाल गंगवार। 2017 में बरेली की पहेड़ी विधानसभा से एसपी कैंडिडेट को हराकर विधायक बने। राज्य मंत्री के रूप में टीम का हिस्सा बनने वालों में पलटू राम का भी नाम है। पलटू राम बलरामपुर सदर से विधायक निर्वाचित हुए थे। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पलटू राम को जाना जाता है। टीम योगी में चौथा नया नाम है संगीता बलवंत बिंद का। गाजीपुर सदर सीट से विधायक संगीता बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुई थी। इनके अलावा टीम में एक नया नाम है संजय गौड़ का। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसमें छठा नाम है दिनेश खटीक। दिनेश खटीक 2017 में मेरठ के हस्तिनापुर सीट से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा शपथ ग्रहण करने वाला आखिरी नाम है धर्मवीर प्रजापति। आगरा के धर्मवीर प्रजापति विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्य हैं। इन सभी नामों में कुछ खास है, इनमें कुछ विधायक हैं, लेकिन जो नहीं है उनके एमएलसी में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। लेकिन खासियत का दायरा सिर्फ पद से व्यक्तित्व के विचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नामों के सहारे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से 2022 की पृष्ठभूमि मजबूत करके एसपी और बीएसपी को परास्त कर कामयाबी दोहराने की रणनीति बन गई है। बीजेपी में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक खांचे में 2022 के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा और ब्राह्मणों को करीने से उतारने की कोशिश की है। टीम योगी के विस्तार में शपथ लेने वाले 7 नए चेहरों में 3 पिछड़ा वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 ब्राह्मण शामिल है, जिससे वर्ग के आधार पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है। देखिए हर फेस के पीछे का समीकरण। नए मंत्री जितिन प्रसाद कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरा है। आदिवासी चेहरा संजय गौड़ अपने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। पेशे से लेखिका संगीता बलवंत बिंद पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। करमवीर प्रजापति भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं छत्रपाल गंगवार भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाला बड़ा चेहरा है। इसके अलावा पलटू राम अनुसूचित जाति से, दिनेश खटीक भी अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा है। पहली नजर में टीम योगी के नए चेहरे देखने का फोकस ओबीसी और दलितों पर लगता है, और ये मुमकिन भी है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो चुनाव होंगे उसमें कामयाबी को दोहराने के लिए जाति की भूमिका बड़ी होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी इस मोर्चे को मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सड़क पर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो आप आए दिन देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि समंदर में जहाजों की भारी भीड़ के चलते जाम लग गया हो, डॉकयार्ड का पूरा सिस्टम फेल हो गया हो? यकीन मानिए ऐसी ही तस्वीर और खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां दर्जनों कार्गो शिप के आने से
जाम जैसे हालात बन गए। कैलिफोर्निया पोर्ट तक ठप हो गया। आखिर कैसे अमेरिका का समंदर हुआ लॉक, आप खुद देखें। अमेरिकी समुद्र में इन दिनों भारी जाम लगा हुआ है। दर्जनों जहाज डॉक होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि लॉस एंजल्स और लॉन्ग बीच के बंदरगाहों पर 60 से ज्यादा कंटेनर जहाज फंसे हुए हैं। जिसके चलते अमेरिका की सप्लाई चेन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। अमेरिका के लोगों को काफी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के समंदर में एक साथ इतने सारे कंटेनर जहाज क्यों फंसे हैं? क्यों कैलिफोर्निया कोस्ट पर कार्गो शिप की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है? तो आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना संकट के टलते ही अमेरिका ने इंपोर्ट की प्रक्रिया को शुरू किया, वैसे ही दुनिया के तमाम मुल्कों से कार्गो शिप अमेरिका पहुंचने लगे। मकसद था जल्द से जल्द अमेरिकी बाजार में सामान की सप्लाई करना। अठारह महीने बाद अमेरिका ने व्यापार के लिए दरवाजे खोले। बस यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारी तादाद में कार्गो शिप बड़े बड़े कंटेनर के साथ कैलिफोर्निया कोस्ट पर इकट्ठा हो गए। मजदूरों की कमी के लिए शिपमेंट में देरी होने लगी। बस फिर क्या, 60 से ज्यादा जहाज डॉक होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगे। और आपको बता दें कि अभी भी कार्गो शिप का कैलिफोर्निया कोस्ट पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसका खामियाजा अब अमेरिकियों को उठाना पड़ रहा है। विदेशों से निर्यात होने वाले कई जरूरी सामान की कमी हो चुकी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर जल्द ही अमेरिका ने इस परेशानी का हल नहीं निकाला तो हालात खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। स्पेन का ला पाल्मा द्वीप इस वक्त दहशत में है। दहशत की वजह यहां धधकता लावा है जो हफ्ते भर के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। यहां मौजूद ज्वालामुखी रह रहकर राख और गर्म लावा उगल रहा है, जिसकी वजह से बहता लावा धीरे धीरे द्वीप के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। सड़कों पर दौड़ता लावा, घरों में लावा, स्विमिंग पूल में लावा, गार्डन में लावा, शहर धधकते लावे की चपेट में। जहां तक आपकी नजर जाएगी कुछ दिखेगा तो ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा और उसकी राख। 8 दिन पहले स्पेन के केनरी द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से शुरू हुई तबाही धीरे धीरे पूरे इलाके को कब्जे में लेती जा रही। सब कुछ लावे की मोटी परत से ढकता जा रहा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। बरसों से शांत ज्वालामुखी अचानक इतना भयंकर रूप लेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ लावे के निकलने का अंत नहीं हो रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ज्वालामुखी राख उगल रहा है। रह रहकर इसमें धमाके हो रहे हैं और लावे का प्रवाह जारी। एहतियात के तौर पर इलाके से आपात सेवा कर्मियों को वापस बुला लिया गया। आसमान में उठती राख के चलते स्थानीय एयरपोर्ट भी कुछ वक्त और बंद रहेगा। लावा अब तक 450 से ज्यादा एकड़ में फैल चुका है। कई जगहों पर लावे की परत 50 फीट तक ऊंची है। 400 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। 7,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा।
डर और खौफ के बीच ये घर लोगों के लिए अचंभा बना हुआ है। जहां एक तरफ लावा सब कुछ जलाकर खाक कर रहा है, वहीं ये घर अब तक लावे से बचा हुआ है। इसके चारों तरफ खौलता लावा बह रहा है, मगर ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बीते 50 सालों में केनरी द्वीप पर हुआ ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट विशेषज्ञों के लिए चिंता की बजाय लावे का लगातार आगे बढ़ना है। पूरे द्वीप पर लावा फैलने का खतरा मंडराने लगा। विस्फोट के 2 दिन बाद लावा मैदानी इलाके में दाखिल हो गया था, जिसके बाद ये 700 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब तक इसकी रफ्तार सिर्फ 4 मीटर प्रति घंटे तक ही कम हुई है। वैज्ञानिकों को अंदाजा नहीं कि ज्वालामुखी से कब तक लावा निकलना जारी रहेगा। उनका मानना है कि कई हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि विस्फोट के बाद से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।